मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। सीधी सीधी खबर बताऊंगा क्योंकि मुझे पता है आपको भी रोज़ा लग रहा होगा और मुझे तो लग ही रहा है भाई, इतना बोलेंगे तो थक ही जाता है आदमी। बहरहाल बड़ी बात यह है कि ईरान और रूस के बीच बड़ी खिचड़ी पक रही है। एक रिपोर्ट है कि ईरान पहुंचे थे रूस के कुछ अधिकारी, पूरी टीम पहुंची थी। ईरान की मिसाइलों की फैक्ट्री में भी गई है वो रूस की जो टीम पहुंची थी, और चुपके से पहुंची थी। और ईरान के अंडरग्राउंड बंकर में भी उन्होंने जाकर दौरा किया है। तो रूस और ईरान के बीच जो खिचड़ी पक रही है, जो खेल हो रहा है, उससे अमेरिका और इजराइल को टेंशन तो है ही, लेकिन इसके बाद की जो बात है वो बड़ी ख़तरनाक है। यही रिपोर्ट फुल स्क्रीन पर। जो टीम पहुंची थी वो मिसाइल के एक्सपर्ट थे, रशियन मिसाइल्स के एक्सपर्ट। जिस वक्त ईरान इजराइल से भिड़ने को तैयार है और ईरान पर हमले की आशंका है, ऐसे में रूस के मिसाइल एक्सपर्ट, आप जानते हैं रूस के हथियार पूरी दुनिया में ख़तरनाक साबित होते हैं। अमेरिका खुद रूस के हथियारों से डरता है। तो रूस के मिसाइल एक्सपर्ट जो ईरान की मिसाइल फैक्ट्री में पहुंचे हैं, तो आशंका जताई जा रही है कि ईरान की मिसाइलों को अपग्रेड किया जा सकता है रूस की मदद के द्वारा। तो इजराइल के लिए और अमेरिका के लिए ये सीधा खतरा है। लेकिन दूसरी खबर सुनिए। अगली खबर रशिया को लेकर ये है कि अभी कुछ दिन पहले रूस और अमेरिका के अधिकारियों ने सऊदी अरब में मुलाकात की थी। ऐसे में ट्रंप ने, जी हाँ, ट्रंप के मैसेंजर ने रूस के एनवॉय से कहा कि ईरान से आप हमारा कांटेक्ट करवाइए, मीडिएशन करवाइए, और रशिया राज़ी हो गया। खबर यह है कि रशिया अब ईरान और अमेरिका के बीच मीडिएशन करवाएगा। रूस ने इसके लिए हामी भर दी है। तवज्जो यहाँ पर होनी चाहिए, ईरान की करेंसी सबसे डाउन कर दी गई है, ईरान का हाल बुरा कर दिया गया है। वाइस प्रेसिडेंट तक और इकोनॉमी मिनिस्टर तक ने रिज़ाइन दे दिया है। ईरान की सरकार चरमरा गई है, ईरान के ऊपर हमले का डर है। लेकिन इसके बावजूद ईरान के नाम में अल्लाह ने पता नहीं दुश्मन के लिए इतना खौफ क्यों रखा है कि तमाम दुनिया उससे डरती है। इन तमाम चीज़ों के बावजूद लीजिए आपकी स्क्रीन पर सबूत। हजरात, बरतानिया ने ऐलान किया है कि कोई भी अगर ईरान के लिए काम करेगा तो सीधा उसको जेल होगी। जी हाँ, कोई भी। ये ब्रिटेन, दुनिया के अहम तरीन देशों का जो देश है, जो एक बड़ा ताकतवर देश माना जाता है, उसको भी ईरान के नाम से पेशाब लग रहा है। 2015 की न्यूक्लियर डील ईरान के वाइस प्रेसिडेंट ज़रीफ ने ही करवाई थी। आज ये जानकारी आई है कि ज़रीफ को अंदर ही ईरान के अधिकारियों के द्वारा कहा गया था कि आप वाइस प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफ़ा दे दो। यानी ईरान का डर तो अलग है, ईरान के दुश्मनों को ईरान का डर तो भले ही है, लेकिन ईरान के अंदर उत्पात है। ये भी एक काला और कड़वा सच है। वहीं ईरान पाबंदियों से बचने के लिए अब बड़े बड़े कंटेनर और जहाज़ों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। वो छोटे छोटे जहाज़ों के ज़रिए अपना सामान चाइना भेज रहा है। हजरात, एक और बड़ी खबर सामने आई कि जब से ये इलाके में मिडल ईस्ट में तनाव पैदा हुआ है 2.5-3 सालों से, पहली बार गाज़ा के बिल्कुल आसपास ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल ने अपने परमाणु बॉम्बर और एडवांस फाइटर जेट उड़ाए हैं। ईरान को डराने के लिए पिछले 1 महीने से बार बार इलाके में अमेरिका अपने B-2 परमाणु बॉम्बर उड़ा रहा है। ताज़ा तरीन जानकारी एक और ये है कि अमेरिका और इजराइल के विदेश मंत्रियों ने फ़ोन पर बात की है और दोनों एग्री हो गए हैं। ट्रंप से भी बात की गई है। अमेरिका और इजराइल राज़ी हो गए हैं कि गाज़ा के अंदर से हमास को पूरी तरह से ख़त्म किया जाएगा, गाज़ा पर कंट्रोल किया जाएगा,
ईरान को कभी भी न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं करने दिया जाएगा। उधर तुर्की और ईरान आपस में भिड़े जा रहे हैं। मैं आपको जानकारी पहले ही दे चुका था। सबसे पहले उंगली करी तुर्की ने ज़बरदस्ती सीरिया में अपना पैर जमाने के चक्कर में ईरान को लताड़ दिया, ईरान को सुना दिया। इसके बाद ईरान ने तुर्की के एम्बेसडर को समन करके सुनाया। अब उसके बाद तुर्की ने ईरान के एम्बेसडर को समन किया और उनको सुनाया कि आपका देश हमारे नेताओं को समन करके सुना रहा है। मतलब यही मुसलमानों की प्रॉब्लम है। जब दुश्मन कमज़ोर होता है तो हम आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। उधर दुश्मन को टाइम मिलता है, मजबूत होता है, फिर वो हमारी एक एक करके वाट लगाता है। अब सुनिए, एक नई बात बता रहा हूँ। सीरिया के अंदर ईरान के IRGC के सपोर्ट वाला एक ग्रुप बन गया है, जिसका मकसद ये है कि तुर्की, इज़राइल और जोलानी की सरकार जो गद्दारी करके, और ख़ासकर अमेरिका वहाँ भी मौजूद है, ये तमाम चारों पांचों मिलकर सीरिया के जो टुकड़े करना चाहते हैं, इसके खिलाफ हम इन सब से लड़ेंगे। अब ये ग्रुप सुनने में तो अच्छा है और इसकी नीयत भी सही है, लेकिन अमेरिका, इज़राइल, तुर्की सब मिलकर इसे आतंकी घोषित कर देंगे। बात सीरिया की हो रही है तो ये तस्वीर देख लीजिए। अरब समिट जो हुआ है क्यारो में, वहाँ पर सीरिया के राष्ट्रपति जोलानी ने लेबनान के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की है। अब मेरे दोस्तों, एक और जानकारी सीरिया से समझ लीजिए। इज़राइल के बारे में भले ही जोलानी सरकार ने जो भी बोला हो, मुंह से सिर्फ विरोध किया हो, लेकिन सच्चाई ये है कि अब इज़राइल सीरिया के अंदर तक घुसकर जो ज़मीन के अंदर माइंस बिछे हुए हैं दुश्मनों के लिए, उस माइन और बमों को क्लियर कर रहा है। यानी इज़राइल सीरिया के अंदर और घुसकर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। लीजिए, जोलानी की बकैती अलग और ज़मीनी सच्चाई अलग। ब्रेकिंग न्यूज़ में ये अपडेट है कि सीरिया के अल नूरिया के इलाके में इज़राइल की सेना घुसकर कब्जा कर रही है। साथ ही सीरिया में मौजूद द्रूस कम्युनिटी के लीडर ने एक बयान जारी करके इज़राइल का सपोर्ट किया। कहा कि हम तरक्की चाहते हैं, हमारा भविष्य मजबूत और अच्छा होना चाहिए। अब हमारी सिक्योरिटी की गारंटी भले ही कोई और ले, यानी इज़राइल अगर सिक्योरिटी की गारंटी ले, हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस हमारा भविष्य अच्छा होना चाहिए। सबूत के तौर पर आपके सामने ये रिपोर्ट। مش بصدد النقاش معه. مشروعنا واضح، سوري بامتياز، وحدة سوريا أرضا وشعبا، ولكن شو في بالجو، شو في توافق دولي مثل ما نحن دائما بنحكي. على كل حال هذه نحن उधर तस्वीर ये देख लीजिए, PKK के ऊपर इराक में तुर्की ने हवाई हमले करके कई PKK के लड़ाकों को कत्ल किया है। अपडेट अब लेबनान से। लेबनान में इजराइल ने हवाई हमला करके एक और हिजबुल्लाह के लीडर को कत्ल कर दिया है। वहीं लेबनान की गुलाम सरकार फिर से राज़ी हो गई है अमेरिका के प्रेशर में आके कि इजराइल लेबनान में और भी लंबे समय तक रह सकता है। अब देखिए, याद होगा आपको, लेबनान में जो पुराने राष्ट्रपति थे वो अमेरिका के दबाव में नहीं आ रहे थे। अमेरिका ने वहाँ चुनाव करवाया और लिटरली ये बोला कि अगर पसंदीदा जो हमारा शख्स लेबनान आर्मी का चीफ जो है, स्टाफ जो है, जो कमांडर है, अगर वो राष्ट्रपति बन जाता है तो हम सऊदी अरब से भी लेबनान को मदद दिलवाएंगे और हम भी मदद करेंगे। फिर हुआ वही, लेबनान में अमेरिका का पसंदीदा आदमी राष्ट्रपति बन गया। और अब ये रिपोर्ट आपके स्क्रीन पर मौजूद है। खबर ये है कि स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका का $95 मिलियन जो है अनफ्रीज कर रहा है लेबनान की आर्मी के लिए। अब सीधी बात है भाई, अगर लेबनान की आर्मी को अमेरिका पैसा दे रहा है तो लेबनान की आर्मी इजराइल और अमेरिका के खिलाफ कोई कदम उठाएगी क्या? बहुत कॉमन सी बात। लेकिन दोस्तों, लेबनान के पार्लियामेंट स्पीकर ने पार्लियामेंट में बोला कि इजराइल ने अपनी सिक्योरिटी जोन लेबनान में बना ली है, यानी परमानेंट वो पैर जमा चुका है। इसी के साथ लेबनान ने आधिकारिक तौर से
सऊदी अरब से अपनी मिलिट्री के लिए, लेबनान ने अपनी मिलिट्री के लिए सऊदी अरब से $3 बिलियन की रकम मांगी है। वहीं रशिया में विक्ट्री डे आने वाला है और विक्ट्री डे के दिन रशिया परेड करता है और बड़े प्रोग्राम कई दिन करता है। ऐसे विक्ट्री डे के दिन रूस ने तमाम अपने साथियों को, लगभग पूरी दुनिया के देशों को बुलाया, जिसमें अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इजराइल भी शामिल है। वहीं हूथीज़ यमन के लड़ाकू संगठन ने, ये तस्वीर देख लीजिए, जारी की है खुद, जिसमें हूथीज़ ने अमेरिका की नाक 15वीं मरतबा तोड़ा है। 15वीं बार अमेरिका की इज्जत माने जाने वाले MQ-9 रीपर को मार गिराया है। अमेरिका हमेशा झुठला देता था, लेकिन अब अमेरिका और इजराइल के ही अंदाज में हूथीज़ संगठन उस पूरे एक्शन का वीडियो जारी करके अमेरिका के मुंह पर कालिक पोतते हैं। इसी के साथ यमन के अंसारुल्लाह संगठन ने कहा है कि अगर सीज़फायर गाज़ा के अंदर इजराइल ने तोड़ा तो यमन के लड़ाकू हूथीज़ अंसारुल्लाह इंटरफेयर करेंगे, यानी जंग फिर शुरू करेंगे। इसी के साथ अमेरिका बौखला चुका है और बौखलाए अमेरिका ने हूथी संगठन को टेररिस्ट लिस्ट में डाल दिया है। उधर डोनाल्ड ट्रंप अलग ही जोन में है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर धमकी देते हुए कहा है कि जो अमेरिकी यूनिवर्सिटी अलाउ कर रही हैं फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन, उन अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ को फंडिंग बंद कर दी जाएगी, उन पर पाबंदी लगाई जाएगी और जो छात्र प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं उनको डिपोर्ट किया जाएगा, उनको गिरफ्तार किया जाएगा और प्रदर्शन में जो मास्क पहन रहे हैं लोग, इस पर पाबंदी लगाई जाएगी, उन पर नज़र रखी जाएगी। इसी के साथ कोलंबिया यूनिवर्सिटी को ट्रंप सरकार जो $50 मिलियन देने वाली थी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी को वो $50 मिलियन देने से इनकार कर दिया है, फ्रीज कर दिया है। सारी दुनिया को किनारे कीजिए, इजराइल के आम लोग समझ चुके हैं कि असली क्रिमिनल कौन है। मेरे दोस्तों, ये जो व्यक्ति है, इनका एक भाई हमास की कैद में इजराइल के हमले में मारा गया। अब इन्होंने इजराइल की सरकार नेतन्याहू को क्रिटिसाइज करते हुए कहा, अपने भाई को बोलते हुए कि मेरे भाई, तुम्हारी मौत के जिम्मेदार वो नहीं जो तुम्हें लेकर गए, तुम्हारी मौत के जिम्मेदार वो है जिसने तुम्हें उनके हाल में उनके पास छोड़ दिया और तुम्हारी फिक्र नहीं की। दोस्तों, तमाम जो इजराइल के हॉस्टेज के परिवार वाले हैं सीधा सीधा नेतन्याहू के खिलाफ हैं और सबका ये कहना है कि इजराइल डील ख़राब कर रहा है, दोबारा से जंग करके इजराइल को ख़तरे में डाल रहा है। इजराइल की जनता नहीं चाहती कि जंग और बवाल हो, लेकिन नेतन्याहू अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए ये कर रहे हैं। अब दोस्तों, हमास की कैद से जो इजराइल की कैदी आज़ाद होकर आ रहे हैं, वो हमास के रवैये से इतना इम्प्रेस हैं, जो ऑन कैमरा आप भी देख चुके हैं, कि अब वो इजराइल आकर खुद बोल रहे हैं कि हमें मारा नहीं गया, हमें पीटा नहीं गया, हमारा खुद से ज़्यादा ध्यान रखा उन्होंने और हमारी जान बचाई, और वो अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं। सच बोलना खुद आले यहूद को ही इतना यहूदियों का बुरा लग रहा है। यहूदी सच बोल रहा है तो कट्टरवादी यहूदियों को इतना बुरा लग रहा है कि बेंजामिन ने एक्स जो आज़ाद हुए कैदी हैं, हमास से आज़ाद हुए कैदी जो इजरायली हैं, उन पर इल्ज़ाम लगाया है कि ये हमास का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। इजराइल की खुफिया एजेंसी शिन बेट ने जो जांच करी है, उसमें ये भी बताया है उन्होंने कि 7 अक्टूबर को हमास ने हमला जो किया, उसकी वजह ये भी थी कि कतर जो फंडिंग हमास की गाज़ा की करता है, उसको इजराइल रोकने वाला था। बेंजामिन और नेतन्याहू कट्टरवादी बयान देकर फ़िलिस्तीन और बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा करने वाले थे और हमास के लीडरों को कत्ल करने वाले थे। इस वजह से हमास ने इस ऑपरेशन को किया, ये आतंकी हमला किया। नेतन्याहू की कोई भी इज्जत खुद इजराइल में नहीं बची है। नेतन्याहू पार्लियामेंट में खड़ा होकर जब स्पीच दे रहा था, तो इजरायली सेटलर्स, इजरायली वो परिवार वाले जिनके परिवार का कोई सदस्य अभी भी हमास की कैद में है, सब मिलकर इजरायली जनता अपने प्रधानमंत्री को जलील कर रही थी, उनकी स्पीच को इंटरप्ट कर रही थी। सबूत כולנו נפגשים עם משפחות החטופים, וזה באמת קורע הלב. לפני ימים אחדים, רעייתי ואני נפגשנו עם קית' סיגל, ששב מן התופת. הוא בא עם אשתו אביבה, שגם אותה החזרנו, זה היה בעסקה הראשונה, והיא באה
והיא באה גם עם ביטן טוב, אני שיר. מבקש לפנות את היציע, תודה רבה. לפנות את היציע, תודה. חבר הכנסת סגלוביץ', קריאה ראשונה. רבותיי, יש כללי התנהגות בבית. वहीं इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हम जॉर्डन की तरफ एक बॉर्डर पर वॉल यानी चौड़ी और ऊंची दीवार बनाएंगे। इजराइल के वॉर क्राइम की तमाम सबूत और तस्वीरें खुद इजराइल के सैनिकों ने सोशल मीडिया पर जारी करके दुनिया को दिए हैं। पिछले 1.5 साल से मैं बार बार इस बात पर प्रेशर दे रहा था कि सोचिए, इजराइल के लोग घर जला रहे हैं, इजराइल के सैनिक नरसंहार कर रहे हैं, गिरफ्तारियां कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं और रील बना रहे हैं, स्नैप बना रहे हैं और उसको पोस्ट कर रहे हैं। अब रिपोर्ट देख लीजिए। अब इजराइल की सेना अपने सैनिकों के सोशल मीडिया पर नज़र रखेगी और उनको सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से रोकेगी। जिस तरह के वो कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं उनको भी रोकेगी, ताकि क्योंकि सबूत ये है, साबित ये हुआ है कि इजरायली सोशल मीडिया पर जो अपने हथियारों की और अपने क्राइम की वीडियो फ़ोटो पोस्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से हमास को उनकी जानकारी मिल रही है और विदेशों में इजराइल के सैनिक गिरफ्तार हो रहे हैं। उधर मोरक्को को 6 अटैक अपाचे हेलीकॉप्टर अमेरिका ने सौंपे हैं। मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में फ़िलहाल के लिए इतना ही। तमाम रोज़ेदारों से अपील है कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।